यहाँ तक हो गया था 1/6 एप्सिलॉन नॉट पूरा, है ना। ये वाला तो कल करा दिया था कि कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम क्या बढ़ाएं, रेडियस और बाकी चीज़ें अगर हम इंक्रीज करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस का रेडियस चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ये भी देखो डेरिवेशन का पार्ट है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन है। गॉस थ्योरम में 3 एप्लीकेशन पढ़े थे, कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट और सेल। तो उसी का पहला पूछा गया है, यूज गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक। और उसके बाद ड्रा ग्राफ टू शो अ वेरिएशन। चलो पहले तो रिलेशन निकालें, रिलेशन पता होगा वैसे तो थ्योरी में, अगर आपने सही से पढ़ा है तो पता होना चाहिए। तो कितना आता है? 2 पाई, ये होता है, अच्छा। चलो देखो, कंसीडर अ स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, we take a Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface having 3 surface, A surface, B surface, C surface. Due to A surface the area vector is outside, due to B surface the area vector is outside, and due to C surface the area vector is outside and perpendicular. This is a positive charge wire, so positive charge wire electric field goes outside, electric field goes outside, electric field goes outside. Theta equals to 90 degree, theta equals to 0 degree, theta equals to 90 degree. अगर हमें नेट फ्लक्स चाहिए, क्योंकि नेट फ्लक्स क्यों चाहिए? क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम कब अप्लाई होता है? जब हमें नेट फ्लक्स पता होता है। तो नेट फ्लक्स अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए सरफेस का ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर बी का ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फिर सी का ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ए के लिए फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे तो ए में cos 90 बन रहा है, cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ cos 90 बन रहा तो ये भी 0। तो ई डॉट लगा है तो डी ए cos 0 इंटीग्रेट बी सरफेस। लेट सपोज दिस इज अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड हैविंग लेंथ L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, अगर इसका हम कंप्लीट एरिया बोले तो कितना आ जाएगा? 2 पाई r L, बी सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का, ये वाला सरफेस का। तो ये हमारा क्या निकल के आया? नेट फ्लक्स फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से आप क्या जानते हो? नेट फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कहाँ का है? इनसाइड। इस गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सरफेस का चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। ये कितना आया? E 2 पाई RL, नेट फ्लक्स ऊपर से निकाला है हमने, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैल्यू को पुट कर दिया है दूसरी इक्वेशन में। E की वैल्यू अगर निकालना हो तो E बराबर देखो कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई RL, और Q अपॉन L मिलके क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन L मिलके लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर डायरेक्शन चाहिए तो E वेक्टर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई देयर डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन n कैप। कोई दिक्कत? फर्स्ट वाला पार्ट नोट करो। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा, और इसके बाद बी वाला पार्ट देखो, ड्रा ग्राफ टू शो अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। एक लाइन ऑफ चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, ये लाइन ऑफ चार्ज है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसका ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आपको ये समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब डिस्टेंस, ये r है ना, तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इन्वर्स ग्राफ बनेगा। तो इन्वर्स ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है?
ठीक, इसका ग्राफ हो गया, नोट कर लो, ग्राफ भी बना लो। नहीं पढ़ा नहीं, ऑफ करो, इरेज करो। चलो देखो इसके बाद थर्ड वाला पार्ट, ये थोड़ा सा नया है, डेरिवेशन पार्ट में नहीं हुआ था, यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला। क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 टू R2। हमें एक चार्ज लेके आना है R1 से R2, जबकि R2 ज़्यादा है। मतलब अगर ये चार्ज वायर है तो मुझे R1 से R2, R1 यहाँ पे, R2 यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है। तो लेट सपोज हम एक बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं dr, dw इक्वल्स टू f डॉट dr, पढ़े हो। एक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, क्योंकि हम लेके किधर से किधर जा रहे हैं, R1 से लेके R2, तो दोनों में डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है और लेके भी उधर ही जा रहे। थीटा कितना बना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही होंगे, क्यू ई, है ना। इसके बाद देखो F की जगह क्यू ई, यहाँ पे लिख लेना चाहे F dr cos थीटा। यहाँ पे ये वेक्टर में लगा है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, आप चाहो तो ये भी कर लो। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई और dr। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा निकाले कितने हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है इसकी वजह से, लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट डॉट dr। इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, जहाँ से लेके जहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक लेके जा रहे हैं, R1 से लेके R2। तो R1 पे था तो मतलब इनिशियल, तो वर्क डन कुछ नहीं किया, 0, और अब वर्क डन कितना हो गया, कंप्लीट वर्क W। तो ये W हो गया, W बराबर Q और लैम्डा को पढ़ा रहने दो, ठीक है। लैम्डा तो कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी, 2 पाई भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। यहाँ पे आया इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 dr अपॉन r। इसका इंटीग्रेशन शायद अभी तक कहीं नहीं पढ़े हो, जान लो। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लाते हैं, खाली जगह। dr अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है बेटा ln r log r, log बेस e। log की वैल्यू log टेबल से निकल आती है। w बराबर q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन ln r, और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, R1 से लेके R2। तो w बराबर q लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट रखा तो ln R2 माइनस ln R1, और log अगर a माइनस log b होता तो log a अपॉन log b। तो q अपॉन q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 अपॉन R1। ये हमारा क्या निकल के आ गया, नेट वर्क डन। कोई दिक्कत, ठीक, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। हो गया वर्क, ये वर्क समझ में है थोड़ा सा, यही इसमें नया डेरिवेशन था, तो डेरिवेशन थ्योरी पार्ट में नहीं बताया उस समय। इस समय आप जान लो कि अगर हमें जान क्या लो, आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्यों नहीं इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, कोई भी चीज़ है आप निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो देख लो, फर्स्ट वाले में देखो इसका इंटीग्रेट किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है लैम्डा अपॉन, पहले तो क्वेश्चन लिख लेना आप, क्वेश्चन ये रहा, ये उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे वाले पार्ट में ग्राफ, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगर आपने सिंपल ऐसा ग्राफ बना दिया तो ये ग्राफ हो गया, और उसके बाद ये नेक्स्ट वाले पे हमें क्या फाइंड करना था, वर्क डन।
क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग, हमने ln लिखा है ना, यहाँ पे log बेस, ln का मतलब ही होता है log बेस e, ln का मतलब होता है log बेस e, लेकिन इसको बेसिकली log बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? log बेस 10। अगर log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो आपने 11 में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, 2.303 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो मान लो वैल्यू तुम्हें log बेस 10 में दिया हो, तुम log बेस 10 में कन्वर्ट, log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? 2000 के जो पेपर आए थे वो कंप्लीट हो गए हैं 2018 के। उसके बाद जो कंपार्टमेंट है, क्वेश्चन वही आते हैं कंपार्टमेंट से, कभी ये नहीं समझना कि यहाँ कंपार्टमेंट इसके क्वेश्चन क्यों लगाएं, क्वेश्चन तो सिमिलर ही आपको मिलते हैं, बोर्ड जैसे ही मिलते हैं। चलो नोट कर लो। अच्छा ये पूरा कर लिए थे, ये वाला नोट कर लिए थे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब डिफाइन नहीं करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बहुत बार मुझे लगता है कि 5-6 बार ये पूछ लिया गया क्वेश्चन में, इतने बार तो कभी नहीं आता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू दैट एरिया। एक चीज़ फ्लक्स से ये याद रखना, चलो मान लो अभी इसी में आएगा तो फिर बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एसआई यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? वेबर। या फिर अगर आपसे एसआई उसमें पूछे, आपको न याद हो वेबर, तो फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, है ना? सही तो है? ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, उसके बाद अब जरा ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा तुम्हें। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर शोन आर ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स, ध्यान सुनो, ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स, ई वाई इक्वल्स टू 0, ई जेड इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही हैं? एक्स के डायरेक्शन में, जो कि कितनी है? अल्फा एक्स। अल्फा ए है, एक्स है, अरे एक्स सब ऐसे बनता है, और वाई में कितनी जा रही है? तो वाई ऊपर है तो ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा रही है। जेड में कितनी जा रही है? 0, मतलब इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आ रही। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो केवल किधर जा रही? एक्स की तरफ। चलो ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूमिंग ए बराबर 0.1 मीटर। अच्छा, इन्होंने ये जो क्यूब दिया है इसकी डिस्टेंस भी कितनी बोल दी? 0.1 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसके बाद देखो, अब हमें चार्ज निकालना है विद इन द क्यूब, तो हम यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखो अगर आप गॉस थ्योरम नहीं आएगा, तुम इमेजिन भी कैसे कर सकते हो कि यहाँ पे चार्ज कितना होगा और क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे इजी मेथड कौन सा है? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? नेट फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए? नेट फ्लक्स। अगर हमको नेट फ्लक्स चाहिए तो नेट फ्लक्स के लिए देखो जरा, पहले ये क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऊपर, इधर वाले का एरिया वेक्टर नीचे। अभी ये फ्रंट और बैक वाले नहीं बता रहे, इसकी और इसकी बात नहीं कर रहे। अभी साइड वाले का एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर, ऊपर वाले का एरिया वेक्टर बोर्ड के बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो इन सभी केसेस में थीटा कितना बना इलेक्ट्रिक फील्ड से और एरिया वेक्टर के बीच में? 90। तो cos 90 फ्लक्स निकालने के लिए ई डी ए कॉस थीटा लगता है। cos 90 की वैल्यू बेटा कितनी? 0। तो इसका मतलब इन सभी फेसेस पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी? 0। अब बची इन फेसेस पर, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। कोई दिक्कत? इन वाले फेस में अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर कैसे? इधर। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? इधर। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? अल्फा एक्स, है ना?
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना 180, कोई दिक्कत। अब इधर देखो, एरिया वेक्टर इस वाले फेस का किधर, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, एरिया वेक्टर डीए, डीए क्या ए ले लो, एरिया वेक्टर, एरिया तो बता ही दिया इन्होंने, डीए क्यों ले रहे हो, एरिया इसका नहीं निकाल सकते क्या, अगर इन्होंने लेंथ दे दी 0.1 मीटर तो एरिया वेक्टर 0.1 का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो थीटा बराबर बेटा कितना 0, मतलब 4 फेसेस की वजह से फ्लक्स 0। अब देखो, अगर हमें नेट फ्लक्स चाहिए फाई नेट की वैल्यू, तो सभी की वजह से फ्लक्स निकाल लें, और 4 की वजह से 0 आ रहा, तो 1 2 3 4, 4 की वजह से 0 ये आपको बता रहे हैं। इस पे देखो, इस जगह पे फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स, और एरिया वेक्टर 0.1 स्क्वायर और कॉस 180। भाई फार्मूला होता है ना ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स का फार्मूला 8 होता है। इसी तरह इधर निकालें तो ये क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे पहले वाले केस में देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा, इस वाले फेस में जहाँ 180 बन रहा है a है, तो यहाँ पे x की दूरी क्या रखेंगे a, ठीक है। और दूसरे वाले केस में बेटा x की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से देखो ये a, तो ये इतना a और ऐड कर दिया तो कितना a हो जाएगा 2a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अल्फा और x क्या है, x डिस्टेंस पर दूरी कितनी है, तो यहाँ पर a थी और यहाँ पे कितना है 2a, और एरिया कितना 0.1 का होल स्क्वायर और cos 0, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब ये फ्लक्स आ गया मेरा। चलो देखो, अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो अल्फा की वैल्यू 100 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, 180 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, प्लस अल्फा की वैल्यू 100, ये दी गई है अल्फा की वैल्यू, और अच्छा यहाँ ए की वैल्यू नहीं रखा है तुम लोग, है ना, ए की भी तो रखेंगे, तो 0. एक बार और करेंगे 0.1 हो जाएगा, है ना, माइनस का 100 2 और 0.001, कोई दिक्कत। वही चीज़ 2 टाइम्स है, ये एक बार है तो माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 0.001, बस, है ना। फ्लक्स कितना आया बेटा, सॉल्व करने पे 0.1, ये हमारा क्या निकल के आया नेट फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या बोलते हैं, जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। नेट फ्लक्स 0.1, चार्ज निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दें, कितनी होती है, दी रहती है पेपर में 8.85 × 10⁻⁻12, कोई दिक्कत। इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं, मल्टीप्लाई भी करना तो 1 से करना है, तो सीबीएसई में तुम्हारे कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, चलो देखो सॉल्व हो गया यहाँ तक, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी इसको इधर मल्टीप्लाई करने पे, ठीक, देख लो एक बार, पहले ये देख लो, हमारा वाला नोट कर लोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, इनका वाला करोगे तो करो। ये था क्वेश्चन नोट कर लेना, और इसके बाद ये उसका सॉल्यूशन। ये दूसरे का जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जरूर देख लेना, ये बहुत लेंदी किया है इन्होंने, क्या बड़ा कौन कराता, वो तो उठता आ गया। कितना आया था, वही तो आया है ना, तो हमने भी तो 6 बताई थी 0 करके।
नेट फ्लक्स इतना आ रहा होगा और चार्ज एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, ठीक है। चार्ज है तो कूलम लगा देना लास्ट में, ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है और इलेक्ट्रॉन फॉल होता है 1.5 सेंटीमीटर ऊपर से, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू रेस्ट इफ द डायरेक्शन ऑफ field is reverse keeping its magnitude unchanged. Calculate the time taken by proton to fall through the same distance from rest. देखो एक चीज़ और, अगर यहाँ पे एक चीज़ और दे दी जाती तो बढ़िया होता, लेकिन दिए नहीं। यहाँ पे ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं, इफेक्ट तो ग्रेविटी भी लगाएगी ना, mg। शायद इन्होंने हटाया और देख लेते हैं, अगर ग्रेविटी को लेके रखें हटा दिया, देखो नहीं कहीं ग्रेविटी का कोई काम नहीं रखा है, ठीक है। तो एक चीज़ ऐसा मानिए कि ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, ग्रेविटी में नहीं कर रहे हैं। एक बार और आया है, एक दो बार और आया है क्वेश्चन, बुक्स में भी अच्छा क्वेश्चन है माना जाता है, मिल जाएगा आपको कई बार। यहाँ पे देखो, अगर हमें इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का समय निकालना है t, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें। देखो ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। टाइम निकालना है तो इसमें तो टाइम है ही नहीं, तो इसको तो हटा ही दो पूरा कंप्लीटली। इन दोनों में टाइम है, लेकिन ना आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है। इनिशियल वेलोसिटी तो बेसिकली 0 ही होगी, क्योंकि वहाँ से रेस्ट से वो लीव किया जाता है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी कहाँ से लाओगे, तो दिक्कत होगी। इसको भी हटाओ। क्या इससे सब कुछ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो u की वैल्यू 0, इसका काम ख़त्म। टाइम निकालना है, एसिलरेशन आ जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं एसिलरेशन कैसे आ रहा है। एस इन्होंने बता के रखा है 1.5 सेंटीमीटर। अगर सभी चीज़ें आप किस में ले रहे हो, एसआई मेट्रिक में ले रहे हो, तो फिर यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दिया इसको किस में चेंज कर लेना आप, मीटर में। अब देखो एसिलरेशन कैसे निकालेंगे। फोर्स बराबर QE होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो F बराबर क्या होगा, E कैपिटल E, ठीक है। और अगर इसमें फोर्स लगेगा तो ये एसिलरेट भी करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक और फोर्स लगेगा, फोर्स बराबर ma। बेसिकली जो ये E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लग रहा, वही इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करा रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक ही तो हुए। इसका मतलब E कैपिटल E इक्वल्स टू ma, A इक्वल्स टू E कैपिटल E अपॉन, ये वाली इक्वेशन यूज करें। S बराबर u0 तो कोई मतलब नहीं, प्लस हाफ एसिलरेशन E कैपिटल E अपॉन m और t स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत। हिंट करना था, वो हिंट हमने आपको कर दिया है, सॉल्व कर लेना इसको। बस इसको उस पर चेंज करना। हाँ एस इज अ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, बोला तो है 1.5, ठीक है। और चार्ज तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है। देखो यहाँ पे सब न्यूटन कूलम में दिया है, मतलब एसआई मेट्रिक का यूज किया है। इसको आप चेंज ज़रूर करिएगा। तो इसको रखने पे कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू पावर -2, 1/2, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू, ये कितना है, 10 टू पावर 4 है कि -4 है, 4 है शायद, अपॉन नहीं 4 ही। और मास किसका रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही रखेंगे। जो भी मास हो अपना रख देना, ठीक है। याद नहीं करना, याद करना है तो आपको याद है तो आप लिख दो, नहीं तो आपके स्टार्टिंग के वहाँ पे लिखा हुआ होता है फ्रंट पेज में, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ने ये सब दिया रहेगा, ठीक। आ जाएगा आगे सॉल्व करने पे। और ये टी स्क्वायर, तो टाइम निकालना था, अंडर रूट कर दो सॉल्व करने पे, ठीक है। देख लो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और यहाँ से एसिलरेशन निकाल दिया है। और इन्होंने भी वही काम किया है, इक्वेशन यूज कर दिया, अंडर रूट में उधर भेज दिया, सभी को पहले ही भेज दिया उन्होंने, डायरेक्ट कुछ किया ही नहीं, ये इस तरह भेज दिया। यहाँ पे देखो, अगर आप भी भेजना चाहते तो भेज देते। 2
2s अपॉन ए अंडर रूट, 2s अपॉन ए अंडर रूट, और a की वैल्यू ऊपर से शायद इन्होंने निकाली है, ई कैपिटल ई अपॉन एम, ठीक, वहाँ से निकाल के वैल्यू रख देंगे तो आपका टाइम कितना आ जाएगा 2.9 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड। कोई दिक्कत? बी पार्ट भी शायद पूछा गया था कुछ, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, हाँ, इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अभी देखो ये ऊपर है क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और, इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स मतलब अब फील्ड की डायरेक्शन इधर है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रखा, क्या रखा है? प्रोटॉन रखा है। तो प्रोटॉन रखा है तो प्रोटॉन का मास कुछ और होता है, चार्ज तो सेम ही होता है, बाकी चीज़ें सेम होके आ जाएगी, कुछ ज़्यादा इफेक्ट है नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है ये लिखा हुआ है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, और यही जब प्रोटॉन के लिए करेंगे तो मास वहाँ का चेंज कर दीजिए 1.67 इंटू 10 टू पावर -27। बाकी चीज़ें सेम है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा 2.7 इंटू 10 टू पावर -8 सेकेंड। सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व तो कर लोगे ना, मैथ का तो कर लेना आप सॉल्व, बस जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लिख लो ये वाली इक्वेशन क्यों यूज किया, ऊपर वाली और नीचे वाली क्यों नहीं यूज किया ये भी बता दिया, और सॉल्व करने पे ये कैसे आया ये भी बता दिया, नोट कर लो। और एक्सीलरेशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉर्मूला होता है ए बराबर ई कैपिटल ई अपॉन एम। नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला भी अच्छा ये है, ये कंप्लीट हो गया 2018 हो गया। कितने लेक्चर इसके बने थ्योरी के, इसके डेरिवेशन के, प्रीवियस ईयर पेपर के? ये तीसरा है। लेक्चर कितने अपलोड है इस समय एट टाइम पे? 2 अपलोड है ना शायद, 2 अपलोड है ना, एक कल वाला नहीं है अभी, है ना, और एक आज वाला, तो चौथा लेक्चर है ना। 6-7 लेक्चर के बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये पूरे लगेंगे 2010 तक, पूरे स्टार्टिंग से लेके 2010, प्रीवियस से लेके 2010 तक जाएंगे। लेकिन अभी क्या है ना कि पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लें, ताकि थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लास्ट में समय बहुत बचेगा इसको कराने के लिए, तो लास्ट में फिर यही स्टार्ट कराएंगे। लेकिन पहले थ्योरी पार्ट कुछ करा दे। 4 चैप्टर हो ही गए हैं, फर्स्ट सेकेंड, करंट भी हो गया, मैग्नेटिक भी हो गया, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बचा है, वो करा देंगे। वो थ्योरी वाला पार्ट वो ज़्यादा है, कोशिश करेंगे उसको हम तुम्हें यहीं पे समझाएंगे, क्योंकि इस पे उस थ्योरी में जो है या तो आपको हम बैठ के लिखाएं, वो हम सही नहीं समझते, हम आपको यहाँ पे समझा देंगे, आप उससे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उस पर डेरिवेशन तो ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट हैं अच्छे, तो कॉन्सेप्ट समझाने वाला काम कर देंगे, लेकिन उसमें लिखने वाला काम भी बहुत है, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे, डज द चार्ज गिवन टू मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स हॉलो और सॉलिड रीजन फॉर योर आंसर। चार्ज डिपेंड नहीं करता कि हमारा जो कौन सा स्फीयर है वो हॉलो है कि सॉलिड है, मेटेलिक होना चाहिए। वर्ड यूज भी किया है, देखो यहाँ पे, मेटेलिक नहीं यूज करेंगे तो फिर डिफेक्ट होगा, तो इफेक्ट होगा। देखो इधर, डज द चार्ज गिवन ऑन मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स हॉलो और सॉलिड। एक बार हम सॉलिड स्फीयर ले ले, एक बार हम हॉलो स्फीयर ले ले, क्या दोनों में चार्ज पे कोई इफेक्ट आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी अंदर एयर भरी हो, तो यहाँ तो चार्ज रहेंगे ही, सरफेस पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेटेलिक सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था सारे चार्ज पॉजिटिव मान लो हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, तब भी सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे?
सरफेस पर ही चले जाएंगे, और चार्ज अगर सरफेस पे चले गए तो वो तो सेम जैसा वैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड रिसाइड ऑन आउट सरफेस ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटर सरफेस पे होती है, इसका ग्राफ भी हमने आपको बताया था। यहाँ तक कुछ नहीं मिला, यहाँ मैक्सिमम, उसके बाद कर्व ऐसे रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग को ज़्यादा नहीं मिल रहे होंगे, ज़्यादातर डेरिवेशन पार्ट ही आपको मिल रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेरिवेशन है, नोट कर लेना इसको भी। ओके, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल ऑफ द डाइपोल। अरे ये तो डेरिवेशन है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल का। एक्सियल का पीछे कराया था, इक्वेटोरियल का कर लोगे कि नहीं करोगे? देखो हिंट कर देते, बाकी कर लेना। अगर हमारे पास एक चार्ज है, एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, और डाइपोल है, तो सेपरेशन डिस्टेंस बेटा कितनी होती है? 2l। सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l, और इधर से भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l। लेट सपोज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r एट ब्रॉड ऑन पोजिशन। इक्वेटोरियल को ब्रॉड ऑन पोजिशन भी बोलते हैं। ड्यू टू माइनस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से। ड्यू टू प्लस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज आउटसाइड, तो प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएंगे। चलो प्लस ले लिया। इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें। लेट सपोज ये अगर एंगल थीटा बन रहा, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा? थीटा। अल्टरनेट एंगल थीटा ये भी बनेगा, तो ये भी थीटा बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये ई प्लस है, तो ये ई प्लस का कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर ई प्लस का साइन थीटा। थ्योरी में बहुत सही से समझा, थ्योरी पे देख लो जाके एक बार, अगर यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी। ये ई माइनस का कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर ई माइनस का साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस सेम है। क्यों? चार्ज तो चलो इक्वल एंड अपोजिट, डिस्टेंस कैसे सेम? ये एल है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। ये भी कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये एल है, ये आर है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर। तो ई साइन थीटा एंड ई साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेंगी? 2e कॉस थीटा। 2 अपनी जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 के चार्ज क्यू डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर आर स्क्वायर ना, तो ये पावर 1/2 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? l, और हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये 2ql मिलके क्या बन जाएगा बेटा? p। p अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। 1 और आधा मिलकर कितना हो जाएगा? 3/2। इसके बाद अपना कंसिडरेशन कर लो, एल स्मॉल है एज कम्पेयर टू सो नेग्लेक्टेड, तो एल को हटा देना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में हुआ हो तो आप थ्योरी पार्ट में चले जाओ, क्योंकि एक ही चीज़ हम बार बार पढ़ा रहे तो सही नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल। ये भी वहाँ पे थ्योरी पार्ट में आपको बताया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब डाइपोल की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डाइपोल की डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और अनस्टेबल क्या होगा? अगर डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, थीटा यहाँ पे कितना बनेगा? 0 डिग्री। थीटा यहाँ पे कितना बनेगा? 180 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, नोट कर लो।